हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस बार हम बायोलॉजी का क्लास 10 का सेकंड चैप्टर यानी श्वसन को क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। चलिए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका, यानी इस चैप्टर का नाम है आपका श्वसन। चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। देखिए श्वसन क्या होता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए श्वसन हम उसको कहते हैं जिसमें श्वसन क्या है, एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से यानी कि वातावरण से ऑक्सीजन क्या करता है, यानी वायु से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है और जहां O2 का उपयोग यानी ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। और इसमें ग्लूकोज क्या करता है कि एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करता है। यानी आपको बताएंगे इसमें क्या प्रक्रिया होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम पाचन इससे पहले आपको पढ़ा दिए थे, तो पाचन में क्या होता है कि छोटी आंत विटामिन प्रोटीन जो भी है उसके बसा सबको क्या करता है, संश्लेषित करके लीवर को दे देता है और लीवर क्या करता है, उसको ब्लड में मिला देता है और ब्लड क्या करता है, सबको पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका फैला हुआ, मतलब हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो सब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या करता है, ब्लड उस पचे हुए जो भोज्य पदार्थ है यानी उसको क्या कर देता है, उसको पहुंचा देता है। अब क्या होता है कि वह जो भोज्य पदार्थ है वह ऊर्जा तभी बनाएगा जब क्या करेंगे, जब श्वसन की क्रिया क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हमको ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसी कारण क्या होता है कि जो मनुष्य का या अन्य जीव जंतु का अलग अलग जीव जंतु का अलग अलग श्वसन तंत्र होता है, आगे आपको आएगा तो बताएंगे इसमें। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जाता है उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज गया है उसको तोड़कर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आगे यहाँ पर देखिएगा कि वही है कि एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जो वहां पर ग्लूकोज गया है तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई क्या होता है, फॉस्फेट। देखिएगा इस क्रिया में CO2 को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपको अभी बताए कि वातावरण से ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक ब्लड पहुंचा देता है और पहुंचाने के बाद क्या होता है कि जब ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के बाद एक उत्पाद का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ये क्या होता है कि शरीर से बाहर निकल आता है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी सांस लेते हैं, तो सांस आप लिए और सांस को छोड़े, तो सांस लेने के साथ साथ हम वायु को लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु को। और उसमें नाइट्रोजन का आपका 78% होता है। यानी वायु में आप जानते होंगे कि वायु में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 78%। फिर आपका ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है 0.03%। तो इसी में आपको बताए कि जब क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यहां से देखिए जाएगा पूरा वायु, यानी जब सांस लेंगे मनुष्य या कोई भी जीव तो यहाँ पर जाएगा तो वायु, लेकिन वायु के साथ साथ जो यहाँ पर है यानी ऑक्सीजन 4%। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन, तो 4% ऑक्सीजन का खपत होता है। यानी कि ये जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गया है जब हम वायु को सांस लिए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है ऊर्जा बनने के बाद, तो ये जो 0.03% ये लगभग 4% हो जाता है। और ऑक्सीजन जो यहाँ से गया है 21%, तो इस कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 17% ऑक्सीजन बच जाता है। समझे? तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम श्वसन तंत्र कहते यानी श्वसन कहते हैं। अब देखिएगा नोट में आपका क्या है, नोट में देखिएगा आप लोग, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी आपको बताएंगे कि 38 एटीपी का निर्माण कैसे होता है। आपको बताएंगे कि 38 एटीपी का निर्माण कैसे होता है।
तो चलिए सबसे पहले इसको देखिएगा कि और आपका नोट 2 है कि श्वसन एक प्रकार का क्या है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी उष्मा का क्या होता है, तो उष्मा बाहर निकलता है। अब देखिएगा कहिएगा उष्मा कैसे बाहर निकलता है, तो इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि जब आप सांस को लीजिए तो सांस लेने में आपको उतना कठिनाई नहीं होगा, यानी आप सांस को लेते हैं तो आप ज्यादा कम मात्रा में सांस लेते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं। जैसे देखिए आप छोड़िए, देखिए तो कम मात्रा में वायु अंदर गया, लेकिन ज्यादा मात्रा में वायु क्या होता है, बाहर आता है। तो इसी कारण क्या है, यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए उष्मा क्षेपी होता है एक, और एक होता है उष्मा शोषी, जिसमें यदि ज्यादा मात्रा में वायु या कोई भी चीज अंदर जाता है तो उसको कहते हैं शोषी, और जिसमें यदि कोई वायु या कुछ भी चीज अगर अंदर से बाहर आता है तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं, उसको क्षेपी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक है आपका अवायवीय श्वसन और एक है आपका वायवीय श्वसन। देखिएगा अवायवीय श्वसन क्या होता है और वायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए अवायवीय श्वसन वह होता है कि जिसमें जो आपका है यहाँ पर यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की किसमें होता है, तो अनुपस्थिति में होता है। जैसे कि आपको बताए कि अवायवीय श्वसन, यह क्रिया ऑक्सीजन की किसमें होती है, अनुपस्थिति में होती है, और यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। देखिए अवायवीय श्वसन किसमें होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और यह किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। अब कोशिका चैप्टर आपका क्लास 9th में है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आप अगर क्लास 9th वाला देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कितना होता है कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, यानी कार्बन का जो 6 कार्बन वाले अणु है उसका थोड़ा मात्रा में क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद वहां पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी अवायवीय श्वसन में, जो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए यहां से इसमें ऊर्जा का एक छोटा भाग यानी 5% ही क्या होता है, मुक्त हो पाता है, और शेष भाग मुक्त नहीं होता है। शेष भाग जो 95% बचा है वह पायरुवेट में क्या रहता है, संचित रहता है। तो बाकी ऊर्जा किसमें रहता है, पायरुवेट में जमा रहता है, और यह क्रिया 10 चरणों में संपन्न होता है। यानी एक बार में यह क्रिया नहीं होता है, यह क्रिया धीरे धीरे 10 चरण में क्या होता है, तो संपन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अवायवीय श्वसन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे क्या है आपका, यानी पायरुवेट के कितने प्रारूप होते हैं। देखिए पायरुवेट के होते हैं 3 प्रारूप। पायरुवेट के कितने प्रारूप होते हैं, 3 प्रारूप। देखिए आपका जो पायरुवेट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट को ही हम ग्लूकोज कहते हैं। देखिएगा यहां से पायरुवेट को ही हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और कितना होता है, O6। ये जो ग्लूकोज है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पायरुवेट कहते हैं। तो पायरुवेट के 3 प्रारूप होते हैं। देखिएगा एक होता है आपका प्रारूप, यानी एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में। जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा कोशिका में तो किस चीज का निर्माण होता है, और जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो उसमें कितना क्या किसका निर्माण होता है, इसको देखेंगे आगे। तो यही है 3 प्रारूप। देखिएगा आपका पहला जो प्रारूप है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की किसमें है आपका, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। देखिएगा यहां से कि पायरुवेट से, जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, ये जो पायरुवेट है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो इसमें इथेनॉल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। आपका जो इसमें क्या होता है इथेनॉल, वो किसमें बदल जाता है, CO2 गैस में बदल जाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। किण्वन देखिए यही होता है कि जब इथेनॉल जो है, यानी इसका जो अगर फॉर्मूला देखेंगे इथेनॉल का, तो इसका होता है C2, क्या होता है इसका फॉर्मूला, C2H6, C2 और कितना होता है H6। ये जो इथेनॉल है ये किसमें बदल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। और उसके अलावा जो यह क्रिया है इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। और मुख्यतः जो यह क्रिया होता है ईस्ट नामक जंतु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। और यह जो क्रिया है आपका ईस्ट में पाया जाने से
क्या होता है कि जैसे देखिए आप मान लीजिए जो ब्रेड उरेड होता है, आप देखिएगा कि ब्रेड हो गया, उसके अलावा पावरोटी हो गया, इस सब को बनाया जाता है इसी ईस्ट के माध्यम से, यानी किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनाया जाता है, ईस्ट के माध्यम से। यानी जिसमें जितना ज्यादा पावरोटी हो या ब्रेड हो, जितना ज्यादा ईस्ट रहेगा वह उतना ज्यादा क्या होगा, फूलता है, पावरोटी हो या ब्रेड हो। चलिए, तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला अगर देखना चाहते हैं, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो यह ईस्ट और शुगर यानी किण्वन, ईस्ट को जब हम किण्वन करवाते हैं इन दोनों को आपस में, तो इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें आपका जो यहाँ पर है, इसमें इथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। देखिएगा ये जो आपका है, ये आपका पूरा क्या है, इथेनॉल है, ये पूरा आपका इथेनॉल है। और इसमें जो ऊर्जा बनता है यानी 210 किलो जूल किसका निर्माण होता है, तो ये है आपका ऊर्जा, यानी इतना ऊर्जा का इसमें निर्माण होता है। क्योंकि हम इसमें आपको विशेष रूप से बताया कि इसमें ऊर्जा का निर्माण करेंगे, यानी सांस जब हम लेते हैं तो आपको पहले ही बता दी थी शुरुआत में कि जो भोज्य पदार्थ पचने के बाद आया है, यानी पाचन क्रिया के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा है, तो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसके पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है वहां पर, कि वहां पर देखिए आपका ये तीनों क्रिया होता है, ए बी और सी। आपको हम बताएंगे कि किसमें किसका निर्माण होता है। जैसे देखिए कि इसमें 210 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा का क्या होता है, तो निर्माण होता है, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे है आपका यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अभाव में, एक था आपका इससे पहले आपको बताया कि ऑक्सीजन की किसमें, अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन साथ यहाँ पर है ही नहीं है। अब यहाँ पर है कि आपका दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में। देखिएगा ऑक्सीजन कब अभाव होता है, देखिएगा यहाँ पर आपको बताए कि ऑक्सीजन के अभाव में जो है पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में होता है। किस अम्ल में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में होता है। और इसमें जो है, इसमें फीता कृमि और गोल कृमि वाले जीव आते हैं। जैसे देखिए अब कहेगा लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो इसमें इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसमें मांसपेशिया और डिहाइड्रोजन, जब हम मांसपेशिया, जैसे देखिए कि इसके जो गोल कृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब जीव जब मांसपेशिया में क्या होता है, इसमें रगड़ होता है या इसके वाइब्रेट होता है, तो दोनों में क्या होता है कि इस दोनों के कारण इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसमें भी क्या होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है। फिर आगे है आपका सी नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, और ज्यादातर जो मनुष्य है, ज्यादातर के सभी मनुष्य, सभी जानवर जो उच्च श्रेणी के जंतु है, इसमें क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन की तो उपस्थित रहने करेगा, और इसमें पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुवेट मतलब ग्लूकोज, इसमें किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है आपका, तो ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। C6H12O6, C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है इसका पूर्ण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसमें क्रेब्स चक्र, एक साइकिल के द्वारा, इस क्रेब्स चक्र यानी साइकिल चक्र इसको हम कह सकते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, और इसमें 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको पहले बताए, देखिए आपको इससे शुरुआत में अगर आप देखिएगा तो आपको बताए कि 38 एटीपी मिलकर, कितना एटीपी मिलकर, तो 38 एटीपी, यदि हम 38 एटीपी को मिला देंगे ऊर्जा को, तो कितना ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखिए आपको तो बताए कि इसमें तो कितना एटीपी का निर्माण हो रहा है, 36 एटीपी का निर्माण, और यह जो 36 एटीपी का निर्माण होता है, यह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिएगा आपको इससे पीछे अगर आप चलिएगा तो आपको बताए कि इससे पीछे अगर आप चलते हैं तो शुरुआत में आपको बताए कि इसमें आपका जो कोशिका द्रव है, इसमें होता है आपका 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। तो ये जो अवायवीय श्वसन है, यह कोशिका द्रव में होता है। जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो सबसे पहले क्या करता है कि कोशिका जो द्रव होता है वह उसको क्या करता है, लेकर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कर देता है, और बाकी बात जो शेष एटीपी जो बचा है, यानी 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, वह देखिएगा वह आपका होता है यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीव जंतु है, मनुष्य है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो आपका 36 एटीपी जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कितना एटीपी हो गया आपका,
36 एटीपी, और जो 2 एटीपी यहां से आपका आ गया, 2 एटीपी ये आता है आपका कोशिका द्रव वाला, तो यही आपका 38 एटीपी ऊर्जा का क्या हो जाता है, तो निर्माण हो जाता है। और जब 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ तो यह ग्लूकोज का फिर से क्या कर देता है, तो यहाँ पर निर्माण यानी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अब ऊर्जा वाला ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको बताए कि वही है आपका इसमें कि और इससे किसका निर्माण होता है, तो इससे आपका निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। जैसे आपको बताए कि जब हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है कि नाक के माध्यम से आप देखिएगा कि आप कम मात्रा में वायु को ग्रहण करते, ज्यादा मात्रा में वायु को छोड़ते हैं, तो जो जितना ज्यादा मात्रा में वायु को छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका वायवीय शोषण। आगे क्या है आपका वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण हम पढ़ चुके हैं। आगे है वायवीय शोषण में कि यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी वायवीय जो शोषण होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और देखिए वायवीय शोषण कहिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति दोनों एक ही बात हुआ, लेकिन इसका 3 प्रारूप होता है, तो एक प्रारूप को वायवीय शोषण बता दिया गया है यहाँ पर। वही है कि यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इस प्रकार के शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की यानी ऑक्सीजन की सहायता से पायरूवेट यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज जब टूटता है तो निर्माण किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है। और इसके विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उससे क्या होता है, अलग अलग शारीरिक कार्य होता है। यानी कि देखिए जब वायवीय शोषण में क्या होता है कि जब वायु से यानी वायु फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से क्या होता है कि रक्त के माध्यम से आता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन उसको लेकर कहां जाता है, तो कोशिका के जितना कोशिका है शरीर में, ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबके पास क्या है आपका ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज गया है यानी पायरूवेट जो गया है इसको तोड़ता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है, तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। और आपको अभी बताए कि ऊर्जा के निर्माण करने में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो 36 एटीपी। प्रश्न पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और फिर एक प्रश्न और पूछता है कि कोशिका द्रव में कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही जो दोनों है कोशिका द्रव का 2 एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया का 36 एटीपी, दोनों मिलाकर 38 एटीपी का निर्माण करता है। और क्या होता है आपका कि एक ग्लूकोज ये हो जाता है, ऊर्जा वाला ग्लूकोज हो जाता है। चलिए फिर आपको आगे बताए कि इसमें अलग अलग शारीरिक कार्य होता है। देखिएगा अलग अलग शारीरिक कार्य कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि शरीर में पाचन की क्रिया होती है कि नहीं, आपका दिल धड़कता है कि नहीं, दिल भी धड़कता है, पाचन की भी क्रिया होती है, आपका किडनी भी काम करता है। किडनी के अलावा मान लीजिए छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके अलावा जो भी चीज है, दिमाग है, ये सब क्या करता है, काम करता है। तो इसी में क्या हो जाता है आपका कि ज्यादातर जो ऊर्जा है वो दिमाग और आंतरिक कार्य में लगभग 80%, लगभग कितना, मान लीजिए कि शरीर में कुल 100% ऊर्जा का निर्माण हुआ है। कितना प्रतिशत ऊर्जा का निर्माण हुआ है, 100%। तो उसमें लगभग जो है आपका वो लगभग 80% ऊर्जा, लगभग 80% ऊर्जा आपका जो शरीर का आंतरिक कार्य है, शरीर का कौन सा कार्य है, आंतरिक कार्य, जिसको आप कहते हैं दिमाग, यानी दिमाग सोचेगा, आपका दिल जो धड़कता है यानी कि लबडब का आवाज उससे, लबडब आवाज उससे निकलता है। उसके बाद फेफड़ा जो अपना कार्य करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, अग्नाशय, ये सब जो काम करता है, इसी में आपका 80% यानी ये सब आपका आंतरिक कार्य हुआ, यानी इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो इसी में आपका 80% ऊर्जा का खपत हो जाता है, और आपका जो 20% ऊर्जा बचा है, यही इसी 20% ऊर्जा पर आप क्या करते हैं, तो दिन भर 8 घंटा 7 घंटा कुछ भी आप काम करते हैं इसी 20% ऊर्जा पर। तब आपको क्या होता है कि जब ये 20% ऊर्जा खत्म हो जाता है, ये तो अपना कार्य चल रहा है, 80% ये बनाएगा और खुदे 80% खत्म कर देगा। उसी प्रकार आपका जो ये 20% ऊर्जा है, इसी पर आप दिन भर कोई भी काम करते हैं। उसके अलावा जब आप ये ऊर्जा क्या हो जाता है, शरीर से खत्म हो जाता है, तब आपको पुनः भूख लगती है, फिर आप दोबारा खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर क्या होता है कि आप वायु से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, और जाने के बाद क्या होता है, फिर से ऊर्जा का निर्माण होता है, आप फिर से काम करते हैं। तो ये क्रिया चलते रहता है। तो इसी
क्रिया को हम क्या कहते हैं कि भोजन गया, पचा, फिर वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा का निर्माण हुआ, फिर ऊर्जा खत्म हुआ, फिर ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो इसी क्रिया को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। ये जो आपका है क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल, इसी को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और यह क्रिया हमेशा चलता रहता है, जब से मनुष्य का जन्म होगा और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है, इसके बीच में यह क्रिया एक दिन भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी, एक माइक्रो सेकंड भी नहीं रुकती है। यह क्रिया निश्चित रूप से चलती रहती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या जानवर की मृत्यु हो जाती है, तब यह क्रिया पूर्ण रूप से रुक जाती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे है आपका चैप्टर, आगे यहां से देखिएगा 5 नंबर, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग लगा दीजिएगा, आपका जो भी सवाल अंतर वाला पूछेगा, यानी कि दो चीज में अंतर पूछेगा, तो वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सब सवाल पूछा गया है, जितना भी सवाल आपको यहाँ से लेकर आ रहे हैं और ये जो आपका वीडियो बना रहे हैं, सब सवाल इसमें पूछा गया है और सब इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, बायोलॉजी के लिए। देखिएगा कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिएगा एक साइड है आपका वायवीय श्वसन और एक साइड है आपका अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह जो क्रिया होती है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और अवायवीय श्वसन को हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की क्या होती है, तो अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो इसमें देखिएगा पहला है आपका कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह क्रिया ऑक्सीजन की किसमें होता है, तो अनुपस्थिति में होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन रहेगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा। फिर आपको बताया कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखिए यह क्रिया आपको पहले बताया कि वायवीय श्वसन में, इसके पीछे आपको बताया कि वायवीय श्वसन में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार के श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की सहायता, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होता है। फिर आपको बताए कि यह क्रिया क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है, इससे पहले आपको बता चुके थे। फिर आपका कि इसमें जो है CO2 एवं जल का निर्माण होता है। जब ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। और इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, समझे। फिर है आपका यहां से आगे कि इससे जो 2800 किलो जूल ऊर्जा का उत्पादन होता है, 2880, इससे कितना होता है, तो इससे 2880 किलो जूल ऊर्जा का क्या होता है आपका, तो उत्पादन होता है, किलो जूल केजे, यानी किलो जूल ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसमें 210 किलो जूल ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए आपको बताए, देखिए यह जो क्रिया होता है अवायवीय श्वसन, यह होता है मेन रूप से आपका जो छोटे जीव जंतु है, ज्यादातर आप कह सकते हैं एक कोशिकिया, हम क्या कह सकते हैं, एक कोशिकिया, इस प्रकार के जीव जंतु में आपका इसका निर्माण होता है, समझे। फिर आपको बताए, देखिए फिर आपको बताए कि यह क्रिया जो है अधिकतर पौधा एवं जंतु में होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जंतु में होता है और यह क्रिया किस में होता है, तो यह क्रिया बैक्टीरिया एवं किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन में अंतर। देखिएगा बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन क्या है, इस दोनों में अंतर को देख लेते हैं। देखिएगा यह क्रिया जो होता है, यह क्रिया सतह पर होता है, यदि बाहरी श्वसन है तो किस पर होता है, सतह पर होता है। फिर आपको बताएं कि यह जो श्वसन है यह कोशिका में होता है। यह श्वसन किस में होता है, तो डायरेक्ट कोशिका के अंदर होता है, यानी वायु जो जाता है डायरेक्ट कोशिका के अंदर चला जाता है, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर इसमें गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से होता है, यानी जैसे मान लीजिए कि मनुष्य है या जीव जंतु है, इसमें जो गैस का आदान प्रदान है वह क्या होता है कि वायु जाता है फेफड़ा में और फेफड़ा में ऑक्सीजन को दे देता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन गया है और भी जो तत्व है यहाँ से क्या होता है, फिर वहीं से वापस आ जाता है फेफड़ा से। तो गया बाहर से मतलब ज्यादा अंदर में जाता है, गया और फिर बाहर आ जाता है। तो यह क्रिया क्या होता है, यह जो क्रिया होता है यह भौतिक प्रक्रिया है और यह भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। इसमें बताए इसमें गैस का आदान प्रदान फेफड़ा से होता है और एवं रक्त से होता है। फिर बताए कि इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और इसमें ऊर्जा की क्या होती है, तो प्राप्ति होती है। फिर बताए इसका उदाहरण पेड़ पौधा एवं जीव जंतु है और इसका जो उदाहरण है बैक्टीरिया, ईस्ट एवं फीता कृमि, गोल कृमि है। देखिए इसमें आपको मेन रूप से बताए यह भौतिक प्रक्रिया होता है और इस जो जीव जंतु है, देखिए
इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में, यानी जिसको एल्वियोली कहते हैं, वहां पर पहुंचता है। और वहां के बाद क्या होता है कि यहाँ से हीमोग्लोबिन, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और उसमें आयरन होता है। तो आयरन पहचान करता है रक्त का, और क्या करता है कि हीमोग्लोबिन उसको लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या कर देता है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो इसी कारण यह क्रिया बाहरी से होता है। उसके बाद तो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में हीमोग्लोबिन कम करता है, इसी कारण इसको क्या कहा है, भौतिक प्रक्रिया। और ये भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ पर कि श्वसन और दहन में अंतर। देखिए अंतर सब इंपॉर्टेंट है, जितना अंतर आपको लिखा रहे हैं सब आपका इंपॉर्टेंट है और सब पूछा गया है किसी ना किसी साल में। देखिएगा यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। देखिए आपका जो श्वसन है और क्या है आपका, एक साइड है श्वसन और एक साइड क्या है आपका, तो दहन, एक साइड है आपका दहन। देखिएगा आपको बताए कि श्वसन और क्या है आपका दहन। देखिए यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह क्या है एक तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। यह कौन सी प्रक्रिया है, तो यह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब जो आप मान लीजिए कि आप सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद क्या, जैसे मान लीजिए कि सांस हम लिए, तो सांस लेने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, फिर से दोबारा हम ऊर्जा का फिर खपत होता है, फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसी में आपको बताए कि यह क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। यानी एक बार ऊर्जा निर्माण होने के बाद फिर दोबारा इसका हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। एक बार रूपांतरित हो गया है तो उसके बाद हम उसी अवस्था में ऊर्जा को नहीं ला सकते हैं। लेकिन इसमें किसी में ला सकते हैं, किसी में नहीं ला सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज को जलाते हैं, तो जलाने के बाद जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जलाए और मान लीजिए 10 मोमबत्ती एक साथ हम जला दिए, और उसको जलाने के बाद जो पिघला हुआ भाग है, उस भाग से हम फिर एक नया मोमबत्ती बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका भौतिकीय प्रक्रिया। और एक होता है इसी में आपका रासायनिक प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल है, कार है, आप उसमें पेट्रोल भरवाए और जब पेट्रोल उससे खत्म हो जाता है, तो क्या हम फिर वो जो खत्म हुआ पेट्रोल वायुमंडल में गया है वायु के रूप में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम पुनः पेट्रोल में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो इसी कारण इसमें दोनों प्रक्रिया है, भौतिक भी है, रासायनिक भी है। फिर आपको बताए कि यह कोशिकीय स्तर पर होता है, यानी जो श्वसन की क्रिया होता है यह कोशिका में होता है, शरीर में होता है। और यह जो होता है यह कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है, यह बाहर होता है। इससे कोशिका का कोई मतलब नहीं है दहन का। फिर इसमें ऊर्जा चरणबद्ध रूप से मुक्त होता है, यानी उसमें जो ऊर्जा है एक प्रक्रिया एक चरणबद्ध रूप से मुक्त होता है। कि जैसे मान लीजिए कार्बन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य है, उसमें 2 एटीपी आपका, जो इससे पहले आपको बताए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यह होता है सिर्फ एक कोशिका में, ऐसा ऐसा हजारों लाखों करोड़ों कोशिका है। आप जानते होंगे अगर क्लास 9 पढ़े होंगे, तो इसमें जो पूरा शरीर है मनुष्य का या जीव जंतु का, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इसमें लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना होता है। तो सभी कोशिका ऊर्जा का निर्माण करता है, समझे। फिर इसमें ऊर्जा, इसमें क्या बोले, ऊर्जा चरणबद्ध रूप से मुक्त होती है, और इसमें ऊर्जा अचानक रूप से। अब मान लीजिए डायरेक्ट आप आग को जलाते हैं तो एक के बार ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, आग जला और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें ऊर्जा का निर्माण चरणबद्ध रूप से होता है, ऐसा नहीं कि इसमें आग की तरह एक के बार ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको बताया कि इसमें जो ऊर्जा है वह इसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी इसमें प्रकाश उत्पन्न। अब बताइए हम सांस लेते हैं, क्या सांस लेने छोड़ने में हमको प्रकाश उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर बताया यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है, यानी इसमें किसका काम होता है, एंजाइम का काम होता है। इसमें किसका काम होता है, एंजाइम का, और इसमें एंजाइम का काम नहीं होता है। अब मान लीजिए जलाने में हमको किस एंजाइम का, इसमें हमको पेट्रोल डीजल इस सब का प्रयोग होगा, तो पेट्रोल डीजल एंजाइम नहीं है, लेकिन इसमें एंजाइम का। जैसे मान लीजिए आपके मुख गुहा में लार है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। फिर आपके पेट में HCl अम्ल है, फिर रेनिन होता है, रेनिन के बाद आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन के बाद क्या होता है आपका एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, बहुत सारा होता है यहाँ पर। तो ये सब क्या करता है कि एंजाइम के माध्यम से इसका नियंत्रण होता है। लेकिन इसमें एंजाइम क्या, इसमें लाइपेज, एमाइलेज, मल्टोज, इस सब का निर्माण, इस सब के द्वारा क्या दहन की क्रिया होती है? नहीं होती है। पेट्रोल डीजल, आपका जो माचिस हो गया जिसको तीली कहते हैं, इसका सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इसके द्वारा क्या होता है, दहन की क्रिया होती है। पत्थर को रगड़ते हैं, इसके द्वारा होता है क्रिया का निर्माण।
लेकिन इसमें क्या होता है कि इससे लार का कोई मतलब इससे नहीं है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि पौधों में श्वसन, यानी देखिएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन पौधों के रंध्र में प्रवेश करता है और रंध्र एवं जल से CO2 गैस मुक्त करता है और इसे हम क्या कहते हैं, पौधों का श्वसन कहते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा जो है वह क्या करता है कि रंध्र के माध्यम से, यानी रंध्र छिद्र होता है आपका पत्ती में, जिसे को हम कहते हैं स्टोमाटा। तो जो पत्ती में होता है आपका स्टोमाटा यानी रंध्र छिद्र, क्या करता है कि पेड़ पौधा दिन में आपको इससे पहले पिछला चैप्टर में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। अब भोजन का निर्माण जब पेड़ पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, तो इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से पत्ती का जो छिद्र है यानी रंध्र छिद्र, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया। लेकिन रात में यह क्रिया उल्टा होता है, रात में ऑक्सीजन को पेड़ पौधा पत्ती के रंध्र के माध्यम से ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। 2-3 ऐसा वृक्ष है उसको छोड़कर, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब हर हमेशा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये अलग टॉपिक हो गया, इसमें हमने जाएंगे। लेकिन इसमें आपको बताए, जैसे मान लीजिए कि पौधों गैस का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है, यानी कि एक साइड से गया और एक साइड से फिर उसी साइड से क्या हो जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पर वही बोले कि रंध्र एवं जड़, जो जड़ होता है पेड़ पौधों का, उसके भी माध्यम से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसे ही पौधा का क्या कहते हैं, श्वसन। और ये जो श्वसन है, ये श्वसन केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मुक्त होता है, ये केवल दिन में होता है और रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात में क्या हो जाता है, रात में आपको बताए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड का रंध्र एवं गैस के माध्यम से ना, यह क्रिया रात में होता है। यह क्रिया किसमें होता है, रात में होता है। इसको देख लीजिएगा। देखिए जैसे आपको बताए कि देखिए जब पेड़ पौधा भोजन का निर्माण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा और मुक्त क्या होगा, ऑक्सीजन। तो यह क्रिया होगा दिन में। तो यहाँ पर मुक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर मुक्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह क्रिया होगा रात में। यह क्रिया किसमें होगा, रात में। अब दिन वाला आप जानबे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन मुक्त करेगा। फिर आगे है आपका जंतु में श्वसन। देखिएगा जंतु में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक व्यवस्था होती है। क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मनुष्य में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि श्वसन तंत्र क्या है। देखिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, ये सब जो है कुछ निम्न कोटि का बहुकोशिकीय जीव जैसे स्पंज, हाइड्रा आदि, इसमें श्वसन विसरण विधि से होता है। देखिए विसरण विधि में क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए जिस साइड ज्यादा रहता है, जैसे मान लीजिए पानी का ढलान जिस साइड ज्यादा रहेगा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसी में होता है कि विसरण विधि से क्या होता है कि जिस साइड, यानी इसको जिस साइड ज्यादा यहाँ पर बुझाएगा, जैसे मान लीजिए कि बाहर हो, शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, ऑक्सीजन की मात्रा हो या कुछ वायु की मात्रा का यहाँ पर जरूरी है, तो जिस साइड ज्यादा रहता है उस साइड से कम की ओर भेज देता है। तो यही हुआ आपका विसरण की क्रिया। यह क्रिया मेन रूप से अमीबा, पैरामीशियम, इसको सिंपल कर सकते हैं कि एक कोशिकीय क्या कह सकते हैं, जीव, और इसमें निम्न कोटि का बहुकोशिकीय जीव। तो ये सब आता है इसमें, और विसरण की विधि से इसका क्या होता है, तो इसका यहाँ पर जंतु में श्वसन होता है। और लेकिन उच्च श्रेणी का जो जंतु है, यानी जो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, इस सब में क्या है कि इसमें बहुकोशिकीय जो जीव है, इसमें एक विशेष तंत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। आपका ये चैप्टर है श्वसन तंत्र। आपको बताएंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य कैसे सांस लेता है, कैसे भोजन का निर्माण होता है, भोजन का कहते हैं, कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, सब आपको बताएंगे उसमें। तो फिर आगे यहाँ से देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा आप लोग पादप श्वसन और जंतु श्वसन में अंतर। देखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। जितना अंतर है सब इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पादप श्वसन और जंतु श्वसन। देखिए इसमें आपको बताया कि पौधों में अलग अलग भाग में जड़ एवं पत्ती से क्या होता है, श्वसन अलग अलग होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अलग अलग पौधा है, तो किसी में जड़ के माध्यम से श्वसन हो जाता है, जैसे छोटका पौधा है उसमें जड़े के माध्यम से श्वसन हो जाता है, वायु मिट्टी से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। बड़ा पौधा है तो उसमें जो वातावरण से ऑक्सीजन आता है उससे पत्ती के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। तो अलग अलग जैसा पौधा वैसा क्या करता है, पत्ती एवं अपना जड़ के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जंतु में क्या होता है कि यह शरीर के अलग अलग भागों में एक प्रकार का श्वसन होता है, यानी शरीर के अलग अलग भाग रहेगा लेकिन श्वसन एक टाइप से होगा।
अगर एक कोशिकीय जीव है तो विसरण के माध्यम से होगा, लेकिन एक होगा तो शरीर के किसी भी भाग से होगा, लेकिन विसरण के माध्यम से होगा। मनुष्य है तो मनुष्य में विसरण के माध्यम से नहीं होता है, इसमें एक विशेष तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। तो इसमें एक ही प्रक्रिया होता है, इसमें अलग कोई प्रक्रिया नहीं होता है सांस लेने का। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि सांस हम नाक या यहाँ जो ट्रेकिया है इसके छोड़ करके हम कहीं से सांस ले लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे सांस। पेट के माध्यम से हम सांस ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो होगा वो होगा एकदम एक विशेष तंत्र होता है। तो फिर आपको बताया यहाँ पर कि पादप श्वसन में या श्वसन की गति इसमें धीमी होती है, यानी पौधा सांस धीरे धीरे ग्रहण करता है, और मनुष्य में श्वसन की गति क्या होती है, तेज होती है। कभी देखिएगा अगर कोई भी खिलाड़ी है, एथलीट है, अगर दौड़ के आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका सांस कभी देखिएगा तेज गति से ज्यादा ऊपर नीचे होगा, और कोई मनुष्य में देखिएगा कम, मतलब कोनो में कम देखिएगा, कोनो में ज्यादा। जो कम कम करते हैं उनमें कम होता है, जो ज्यादा कम करते हैं उनमें ज्यादा होता है। तो इसी कारण क्या होता है कि इसमें श्वसन की गति तीव्र गति से होती है, तेज गति से। और इसमें जो होता है पौधा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को मुक्त करेगा, और रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। इसी कारण रात में देखिएगा पेड़ पौधा के नीचे आपको गर्मी महसूस होता है। क्या महसूस होता है, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह एक गर्म गैस है, यह कैसा है, गर्म गैस, यानी गर्मी पहुंचाता है और नुकसानदायक भी है मनुष्य के लिए। फिर यहाँ पर जंतु हमेशा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जंतु कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण नहीं कर सकता है, जब भी वह ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है आपका, फिर यहाँ पर देखिएगा जंतु में मुख्यतः कितने प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। श्वसन अंग, जिसको हम श्वसन अंग कहते हैं। जैसे देखिए त्वचा, कोई जीव है जो त्वचा के यानी चमड़ा के माध्यम से क्या करता है, सांस ले लेता है। जैसे एक कोशिकीय जीव हो गया, इसमें आता है चमड़ा के माध्यम से क्या करता है, तो सांस ले लेता है शरीर की विसरण के माध्यम से। फिर आपका दूसरा होता है श्वास नली या ट्रेकिया। देखिए श्वास नली इसको कहते हैं ट्रेकिया, उसमें नाक का बनावट नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है, एक छिद्र होता है। जैसे मनुष्य, अब मान लीजिए हम नाक पूरा बंद कर लिए तो हम मुंह से सांस ले सकते हैं। ऐसे हम अगर क्या किए, मुंह बंद कर लिए तो हम नाक से सांस ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ जीव ऐसा होता है जिसमें नाक मुंह का बनावट होवे नहीं करता है, डायरेक्ट ट्रेकिया के माध्यम से सांस ले लेता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यदि डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए आपके कोई प्रॉब्लम है नाक में या कुछ में, तो क्या करता है कि इसको बंद करने के बाद इसको पहले यहाँ से पाइप के माध्यम से खोल देता है और आप इसके माध्यम से सांस लेते हैं और यहाँ से जो काम है उसको डॉक्टर अपन कर लेता है। तो वही होता है कि डायरेक्ट कोनो जीव में डायरेक्ट ट्रेकिया के माध्यम से सांस लेता है। और क्लोम अथवा गिल्स, क्लोम या गिल्स किसको कहते हैं, जैसे जिसको आप गलफड़ा कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, इसी को हम गलफड़ा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादातर मछली यानी जलीय जीव आता है। तो जलीय जीव इसके माध्यम से अपना क्या करता है, सांस को ग्रहण करता है, वायु को ग्रहण करता है। फिर आपका लास्ट आता है आपका फेफड़ा। ये जो फेफड़ा है इसमें उच्च कोटि का जीव होता है। इसमें किस कोटि का जीव जंतु होता है, तो इसमें उच्च कोटि का जीव जंतु होता है। और ये जो उच्च कोटि का जीव जंतु है ये क्या करता है कि ये इसमें एक विशेष तंत्र होता है, इसमें एक क्या होता है, विशेष तंत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें एक विशेष तंत्र के माध्यम से या फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। इसमें क्या होता है, सांस फेफड़ा में आएगा वायु और फिर फेफड़ा के माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो निष्कासन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका त्वचा। अब देखिए त्वचा के माध्यम से कैसे जीव जंतु सांस लेता है, देखिएगा आगे इसमें कि कुछ जीव जंतु में श्वसन अंग नहीं होते हैं। इसमें गैसीय आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है, गैस का आदान प्रदान करेगा, कोई सा भी गैस ग्रहण करे उसको आदान प्रदान त्वचा के माध्यम से, यानी इसी के माध्यम से क्या करेगा कि इसी के माध्यम से वायु को ग्रहण किया और फिर इसी के माध्यम से वायु को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो इसमें जो जल एवं स्थल दोनों पर हो सकता है, यानी त्वचा से जो जंतु सांस लेता है तो वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो इसी कारण इस जंतु को हम उभयचर भी कहते हैं, यानी इसको उभयचर श्वसन अंग कहते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ जो आपका है वह क्या करता है कि पानी में भी रह लेता है और जल में भी क्या करता है, स्थल पर भी क्या कर लेता है, सर्वाइव कर जाता है। फिर आगे है इसमें आपका श्वास नली या ट्रेकिया 2 नंबर। तो श्वास यानी ट्रेकिया क्या करता है, शरीर के भीतर स्थित एक हवा भरी नलिका होती है, यानी इसमें एक हवा भरी नलिका, यानी आपको की बोले कि इसमें एक नलिका टाइप से गया रहता है और जहां जरूरी है वहां पर क्या करता है, इसको पहुंचा देता है। ये जो नलिका है क्या होता है,
कि एक और इसका संपर्क क्या रहता है, सीधे उत्तक के साथ रहता है, यानी जहां पर ऑक्सीजन का जरूरत है, जहां पर वायु का जरूरत है, एक और ट्रेकिया में डायरेक्ट वहीं से रहता है उसका कनेक्शन, और एक रहता है उसके शरीर के सतह पर, यानी बाहर निकला हुआ रहता है। तो एक क्या रहता है, दूसरी ओर शरीर की सतह पर खुलती है, और इसका कपाट द्वारा खुलना एवं क्या होता है, बंद होता है, यानी ये हर हमेशा खुला नहीं रहेगा। जब सांस की जरूरत होगी, जब वायु की जरूरत होगी, तब यह खुल जाएगा, वायु को अंदर ले लेगा, फिर यह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। चलिए, तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग यहां तक समझे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका, यहाँ पर देखिएगा कि क्लोम या गिल्स, क्या है आपका, क्लोम या गिल्स। देखिएगा, गिल्स एक विशेष प्रकार का क्या है, श्वसन अंग है, यानी इसमें जो आपको बताया कि गलफड़ा जो है, ये गलफड़ा क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एक अंग है। जो गलफड़ का काम है, क्या उसका क्या काम है कि यह जो सिर्फ जल, यानी H2O क्या है आपका, जल, तो सिर्फ जल से ही वायु को क्या कर सकता है, तो जल से ही, जल में जो वायु है, यानी आप जानते हैं उसके माध्यम से क्या करता है, जल में वायु नहीं रहता है, जल में जो आपका ऑक्सीजन, देखिए H2O हाइड्रोजन, और क्या है आपका ऑक्सीजन, तो जल में जो ऑक्सीजन है, या गलफर वाला जीव का क्या काम है, या गलफर का क्या काम है कि जल से ऑक्सीजन को ढूंढ निकालकर सांस ग्रहण कर लेता है, यानी वायु को ग्रहण, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर है, आपका जो यहाँ पर फेफड़ा वाला जीव है, इसमें इस सिस्टम नहीं है, इसमें इस सिस्टम नहीं है। जैसे आपको बताए, जैसे मछली है, मछली पानी में ही जीवित काहे रह सकता है, और मनुष्य पृथ्वी पर ही काहे जीवित रह सकता है। देखिएगा, इसका कारण है कि जैसे मछली है उसमें गलफड़ा पाया जाता है, तो गलफड़ा के माध्यम से क्या करता है कि जो पानी में जो घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, वह घुला हुआ ऑक्सीजन को ग्रहण करके जीवित रह लेता है। और जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, उसका फेफड़ा, अगर उसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा भी गया तो फेफड़ा अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब यह सिर्फ हवा वाला क्या करता है, हवा से वायु को निकाल सकता है। और मछली जो है वो क्या कर सकता है आपका, तो वह जो पानी है, यानी द्रव है, उससे क्या कर सकता है, तो ऑक्सीजन को निकाल लेता है। चलिए देखते हैं। अब आपका देखिए, इसका जो उदाहरण होगा, इसका उदाहरण क्या होगा आपका, झींगा, यूनियो, उपास्थि मछली, टेटपोल, लार्वा, ये सब क्या होता है आपका, इसका उदाहरण होता है। फिर आपका इसमें फेफड़ा, क्या होता है आपका, फेफड़ा, तो यह फुफ्फुसिया यानी पल्मोनरी श्वसन के लिए क्या है आपका, उपयुक्त है। और इसका जो उदाहरण है, इसका कशेरुकी उपसंका, यानी जो बड़ा जीव जंतु है, सरीसृप हो गया, जैसे सांप वगैरह हो गया आपका। उसके अलावा मान लीजिए सरीसृप में घड़ियाल हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पर घड़ियाल हो गया आपका, यहाँ से घड़ियाल हो गया। फिर आपका जो यहाँ पर है पक्षी एवं स्तनधारी, तो पक्षी में जैसे मान लीजिए जितना पक्षी हो गया सब हो गया। स्तनधारी में यहाँ पर आपका मनुष्य हो गया। मनुष्य के अलावा यहाँ पर जो अपने स्तनधारी उसको कहते हैं, जो जीव अपने बच्चे को दूध पिला सकती है उसको हम कहते हैं स्तनधारी। तो ये सब क्या होता है, ये सब में आपका एक विशेष अंग होता है, यानी फेफड़ा के माध्यम से सांस को क्या करता है, वायु को ग्रहण करता है। देखिएगा, आप लोग अगर थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो आगे आप देख लीजिएगा। जैसे मेढक, देखिए आपका जो मेढक है वो क्या करता है कि मेढक की होती है 3 अवस्था। मेढक की कितनी अवस्था होती है, जिसको बेंग कहते हैं, तो मेढक की आपका होता है 3 अवस्था। इसका सांस लेने का अवस्था होता है 3 टाइप से। देखिएगा, जब मेढक, देखिएगा 3 टाइप से, किस टाइप से होता है, देखिए जब मेढक क्या होता है कि मेढक अंडे देती है। जो मेढक होता है, मादा मेढक, वह क्या करती है, अंडा देती है। तो अंडा देने के बाद उसको क्या कहते हैं, उस अंडा को हम कहते हैं लार्वा। उस अंडा को हम क्या कहते हैं, लार्वा। और लार्वा के बाद क्या होता है कि जो छोटका मेढक होता है वो छोटा मेढक बनता है आपका, यानी छोटा मेढक, जिसको आप बेंचुल्ली कहते हैं गाँव घर में। तो ये छोटा मेढक बना। फिर इसके बाद मेढक क्या होता है कि जब बड़ा मेढक होता है, क्या होता है आपका, जब थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाता है मेढक, थोड़ा सा इससे मेढक बड़ा हो जाता है। देखिएगा, इसमें तीनों प्रक्रिया में क्या होता है कि जब मेढक छोटा यानी लार्वा में रहेगा, पानी में रहेगा, तो यह जो सांस लेता है यानी ऑक्सीजन को जो ग्रहण करेगा, यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है आपका गिल्स के अनुसार। किसके अनुसार ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, गिल्स के अनुसार।
और गिल्स के अनुसार ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि आपका जब मेढक जब अंडा से बाहर निकल जाता है तब यह ऑक्सीजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, तो तब यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है आपका जब ये बाहर निकलता है, देखिएगा धरती पर निकल जाएगा, यानी पानी से बाहर निकलता है और कूदते रहता है, तो यह ग्रहण करता है फेफड़ा के माध्यम से। या जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा या फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। लेकिन जब मेढक बड़ा हो जाता है, देखिएगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो मेढक एक आपका जो नाला नाली है उसमें मेढक तुरंत चल आता है। कहां से आता है, और जो देखिएगा बरसात का मौसम खत्म हुआ और पानी जब सूख गया नाला ताला से, तो फिर मेढक गायब हो जाता है। देखिएगा गायब नहीं होता है मेढक, क्या होता है उसमें कि जब बरसात का समय खत्म होता है तो मेढक हाइबरनेशन की प्रक्रिया में चला जाता है। हाइबरनेशन की प्रक्रिया क्या होता है इसको समझिएगा। हाइबरनेशन, देखिएगा हाइबरनेशन की प्रक्रिया क्या होता है कि इसमें जो मेढक हो जाता है, इसमें क्या करता है मेढक कि ये जो सांस लेता है या शरीर की सतह से सांस लेता है, यानी शरीर की सतह से, यानी यह एक अवस्था में ही खड़ा रहता है, यानी जैसे ही बैठ गया सो गया वो उसी टाइप से रहता है। इसी को कहते हैं हाइबरनेशन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि शरीर की सतह से ही क्या करता है, ये सांस को ग्रहण करता है, यानी वायु को ग्रहण करता है। तो अब आप समझ में आया होगा आपको कि मेढक में तीन तरीका से क्या होता है शोषण होता है। इसमें गलफड़ा भी पाया जाता है, इसमें फेफड़ा भी पाया जाता है और इसमें क्या होता है शरीर की सतह भी पाया जाता है। तो इसी कारण मेढक जो है इस सभी जगह जीवित रह जाता है, पानी में, धरती पर, धरती के अंदर, इस सब जगह क्या होता है जीवित रह जाता है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार से क्या करता है तो सांस लेने यानी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग के लिए एक प्रश्न देते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ से देखिएगा कि मनुष्य में जो सांस यानी वायु जो है, वायु मनुष्य में वायु, वह जो वायु है वह वायु को लास्ट में कौन ग्रहण करता है, यानी वायु को ग्रहण कौन करता है लास्ट में, यानी वायु कहां से जाता है वहां पर वायु यानी जाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो और भी है फिर वापस आ जाता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहां से वायु जाता है फिर वहीं से वापस आ जाता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।